नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम बजट 2022-23 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बजट को हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिटेल से और बेसिक टर्म्स का मतलब जानते हुए डिस्कस करेंगे। देखो, बजट 2022 जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया तो बजट स्पीच की स्टार्टिंग में उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, अमृतकाल। उन्होंने कहा कि अब चूंकि इस साल हमारी आज़ादी को मिले 75 साल पूरे हो जाएंगे तो हम अमृतकाल में एंटर कर रहे हैं। देखो, अमृतकाल जो वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी किया गया था इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अमृतकाल का मतलब होता है जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और ह्यूमन बीइंग्स या फिर एंजल्स उसमें एंटर करते हैं। मतलब अमृतकाल का जो समय होता है बिल्कुल सही माना जाता है नया काम शुरुआत करने के लिए। तो अब आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं ना। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ के बीच में ये जो 25 वर्ष का टाइम है ना, इसे अमृतकाल बोला गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था ना, अमृतकाल, अपनी 15 अगस्त की स्पीच में, तो उन्होंने ये बोला था आने वाले 25 सालों में प्रयास किया जाएगा कि जो लोगों का जीवन का स्तर है ना उसे सुधारा जाए। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए। गांव और अर्बन एरियाज के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। अर्बन एरियाज में फैसिलिटी अवेलेबल होती है, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, लेकिन गांव में ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो ये अर्बन और रूरल के बीच में डिवाइड है, इसे कम किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार का जो इंटरफेरेंस है सिटीजन्स की लाइफ में वो कम से कम होगा और गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बजट स्पीच में वित्त मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया कि अमृतकाल के 3 गोल होंगे। सबसे पहले फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, यानी सभी सेक्शंस की जो वेलफेयर है वो सुनिश्चित की जाएगी और ग्रोथ पे फोकस होगा। दूसरा गोल प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से डेवलपमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस होगा और क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट, वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकती है और मेंस में भी आ सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्राउडेड इन इफेक्ट और क्राउडेड आउट इफेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्राउडेड इन इफेक्ट और क्राउडेड आउट इफेक्ट। देखो, क्राउडेड इफेक्ट में क्या होता है, जब मान लीजिए सरकार ने ज़्यादा खर्चा कर लिया, सरकार की इतनी आमदनी नहीं थी लेकिन सरकार ने ज़्यादा खर्चा कर लिया, यानी फिस्कल डेफिसिट सरकार का हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में चूंकि सरकार आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर चुकी है और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार क्या करेगी? बोरो करेगी ना। खर्चा आपने ज़्यादा कर दिया, उतनी आमदनी थी नहीं, तो सरकार मार्केट से बोरो करेगी। अब मार्केट से सरकार जब ज़्यादा बोरो कर लेगी ना, तो फिर जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उनको फिर वो बोरो नहीं कर पाते, क्योंकि सारा जो बोरो उधारी थी मार्केट से वो तो सरकार ने उठा ली और कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो उधार नहीं ले पा रहे हैं मार्केट से। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अब देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को आसानी से जब लोन नहीं मिल पाएगा, वो बोरो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ऑलरेडी बोरो कर चुकी है ज़्यादा। तो प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन नहीं मिलेगा, वो उधार नहीं ले पाएंगे, वो उधार नहीं ले पाएंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं। ये होता है क्राउडेड आउट इफेक्ट। अब दूसरी तरफ क्राउडेड इन इफेक्ट क्या होता है? देखो, क्राउडेड इन इफेक्ट में भी सरकार, होता तो यही है कि सरकार ज्यादा खर्चा कर देती है, लेकिन खर्चा इस प्रकार से होता है जिससे जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो भी इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सरकार ने ज्यादा खर्चा कर दिया, बट सरकार ने खर्चा किया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार ने इस प्रकार से खर्चा किया कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई। मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो आगे आएंगे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। समझ गए आप डिफरेंस क्राउडेड आउट इफेक्ट और क्राउडेड इन इफेक्ट में क्या है? क्राउडेड आउट इफेक्ट में क्या होता है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास बचता नहीं है लोन लेने के लिए मार्केट से, तो उनको मार्केट में लोन नहीं मिलता क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोरो कर लिया है। इस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करती और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रभावित होती है। इसके विपरीत क्राउडेड इन इफेक्ट में क्या होता है, सरकार इस प्रकार से खर्चा करती है कि मार्केट में डिमांड पैदा होती है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कॉर्पोरेट ग्रुप्स खर्चा करते हैं और
इसका असर यह होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। तो क्राउडेड इन इफेक्ट अच्छा होता है, क्राउडेड आउट इफेक्ट खराब होता है। तो ये तीसरे गोल में क्राउडेड इन इफेक्ट की बात की गई है, मतलब सरकार ज्यादा खर्च करेगी जिसकी वजह से डिमांड पैदा होगी इकोनॉमी में और फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। वैसे देखो, याद रखने के लिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, क्राउडेड इन मतलब इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्राउडेड आउट मतलब इन्वेस्टमेंट जा रही है। समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट चली गई, आउट हो गई। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब देखो, जो ये अमृतकाल है ना, अमृतकाल की 4 प्रायोरिटीज भी हैं। सबसे पहले पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति का नाम आपने सुना होगा पहले भी, क्योंकि पिछले साल सरकार पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर चुकी है। अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था। क्या है ये प्रोजेक्ट? देखो मैं आपको बताता हूं। अक्सर ना हम ये बोलते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, आज सड़क बनाई, उसके 3 दिन बाद सड़क को उखाड़ दिया। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मान लीजिए तार बिछानी थी, या फिर बिजली डिपार्टमेंट ने अपनी वायर बिछानी थी, इसलिए उस सड़क को उखाड़ दिया गया। लेकिन अगर दोनों डिपार्टमेंट मिल के काम करते तो फिर जो पब्लिक रिसोर्स वेस्ट हुए हैं, सड़क अभी अभी बनी, उसको उखाड़ दिया गया, ये पब्लिक रिसोर्स वेस्ट होने से बच जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे जिसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे देश में विभिन्न मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करती। जैसे मेट्रो बन गया, लेकिन वहां पे कोई बस नहीं चल रही, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए लोग मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? लोगों का कहना है कि भैया मेट्रो स्टेशन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद 4 किलोमीटर दूर हमारा घर है, वहां तक कोई बस नहीं चलती है। लेकिन अगर दिल्ली में जैसे डीटीसी डिपार्टमेंट है, यानी बस वाला डिपार्टमेंट है, और मेट्रो डिपार्टमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन से काम करता है, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। लोग फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। उन्हें पता है कि घर तक हम बस से पहुंच जाएंगे, पहले मेट्रो फिर उसके बाद बस। लेकिन कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना बस डिपार्टमेंट और मेट्रो डिपार्टमेंट के बीच में। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए सरकार का ये प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश होना, मतलब चाहे वो प्लानिंग की बात हो या फिर एग्जीक्यूशन की, ये 16 मिनिस्ट्रीज मिलके करेंगी। 16 मिनिस्ट्रीज में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक जैसे पोर्टल इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये डिजिटल प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति। इस प्रोजेक्ट में 16 जो मिनिस्ट्रीज हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, वो एक मंच पर आएंगी। जैसे रेलवेज, रोडवेज एक मंच पर आएंगी और वो मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान करेंगी और उनको एग्जीक्यूट करेंगी। तो इसकी वजह से जब वो मिलके काम करेंगी, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगी, इसकी वजह से जो पैसों का लॉस हो जाता है, रिसोर्स का लॉस हो जाता है, वो नहीं होगा। ये है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। तो ये हमने बात की पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट की। ये तो हमने बेसिक की बात की ना, बट इस साल के बजट में बोला गया है बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत। टारगेट भी रखे गए हैं, जैसे 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ना, तो हम उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में, उन सभी टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं अमृतकाल के 4 प्रायोरिटीज कौन कौन सी है। पहली है पीएम गति शक्ति, गति शक्ति के बारे में अभी आपको पता है। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट मतलब कि प्रोडक्टिविटी का सिंपल एग्जांपल है। देखो मान लीजिए आप 1 घंटे में लक्ष्मीकांत के 10 पेज रिवाइज करते हो, जबकि दूसरे केस में आपका कोई दोस्त है, वो 1 घंटे में लक्ष्मीकांत के 5 पेज रिवाइज करता है या फिर करती है। मान ले कि क्वालिटी दोनों की सेम है पढ़ने की, मतलब सेम ही ढंग से याद रहता है, लेकिन बताइए क्वालिटी किसकी, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? जाहिर तौर पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि सेम क्वालिटी के साथ आप 1 घंटे में 10 पेज रिवाइज कर रहे हो, जबकि आपका दोस्त जो है वो 5 कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं ना, वो हम थोड़ा कॉमर्शियल सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के सेंस में भी प्रोडक्टिविटी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटीज़। आप बताइए सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज जो देखो अभी तो रिलेटिवली न्यू है, लेकिन जिनका बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और फ्यूचर में उनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज को कह दिया जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। जैसे ग्रीन एनर्जी, मान लीजिए ग्रीन एनर्जी संबंधित जो इंडस्ट्री है,
या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी जो इंडस्ट्री है अभी तो न्यू है लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं और आने वाले समय में इनका जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार सनराइज इंडस्ट्री पर ध्यान देगी, उनकी ये प्रायोरिटी होगी अमृतकाल में। एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होगा और क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग मतलब फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंडिंग मिलेगी। तो ये 4 प्रायोरिटीज हैं जिन पर सरकार फोकस करेगी अमृतकाल के समय। अमृतकाल मतलब आने वाले 25 साल। आज़ादी को इस साल 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो 75 साल से लेके आज़ादी को 100 साल पूरे होने के बीच का जो समय है ये 25 साल है, ये है अमृतकाल, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हम लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव करेंगे, गांव और शहर के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है उसे एड्रेस करेंगे, सरकार का जो इंटरफेरेंस है लोगों के डेली लाइफ में वो कम से कम होगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब देखो यहाँ पे ना अमृतकाल जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, इस पर अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ठीक है ना, सरकार का कम से कम विजन तो है, सरकार सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ के प्रोजेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो बोलते हैं ये क्या विजन है, मतलब सरकार ने कोई डेफिनेट टारगेट तो रखा नहीं है। टारगेट मतलब कि जैसे हम पर कैपिटा इनकम इतनी इंप्रूव करेंगे आने वाले 25 सालों में, और 25 साल का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है। डेमोक्रेसी में आपको पता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये जो अमृतकाल वर्ड का इस्तेमाल है ना, ये रिटोरिक है। हमारे लिए ये फायदेमंद इसलिए है कि ऐसे में हम ना अमृतकाल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में, इससे थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अमृतकाल वर्ड से हम रिलेट कर देते हैं कोई फ्यूचरिस्टिक बात हमें लिखनी है तो। क्रिटिक्स वैसे ये बोलते हैं कि 2015 के बजट में भी सरकार ने अमृत महोत्सव के बारे में बोला था, लेकिन वो सिर्फ बातें साबित हुई, ये क्रिटिक्स का कहना है। तो अगर अमृतकाल का एनालिसिस यूपीएससी पूछती है तब आप ये सब जो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स हैं वो यूज कर सकते हो। वैसे संभावना कम है कि यूपीएससी अमृतकाल का क्रिटिसिज्म पूछेगी, लेकिन कहीं ना कहीं फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो जाए इसलिए हमने डिस्कस किया। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में जो वित्त मंत्री हैं बजट स्पीच में उन्होंने क्या बोला, अब एक एक करके हम अलग अलग जो सेक्टर्स हैं ना उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनालिसिस कि जो प्रोविजंस किए गए हैं उनका एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को उठा लेते हैं जो कि है एजुकेशन। तो जानते हैं एजुकेशन में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। एजुकेशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं ना उनको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा स्किल डेवलपमेंट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मतलब देश में सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ये इंश्योर करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहला स्टेप, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। देखो ये पॉइंट जानने के लिए ना थोड़ा हम पीछे चलते हैं। जब कोविड-19 की महामारी आई थी ना तो उस समय देखो ऑनलाइन एजुकेशन का चलन स्टार्ट हो गया ताकि बच्चों की एजुकेशन प्रभावित ना हो। लेकिन आपको भी पता है यार कि इतने सारे लोग गरीब हैं, मतलब उनके बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, तो उनकी एजुकेशन तो प्रभावित हो रही थी ना। इनइक्वालिटी एजुकेशन के मामले में बढ़ती जा रही थी। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि टीवी तो ज़्यादातर लोगों के पास में है, क्यों ना हम टीवी पर एजुकेशन देना स्टार्ट करें। हर एक क्लास के लिए एक स्पेशल टीवी चैनल होगा, पहली क्लास के लिए, दूसरी क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए। तो इनिशिएटिव का नाम था 1 क्लास 1 टीवी चैनल इनिशिएटिव। 12 डीटीएच के डायरेक्ट टू होम चैनल्स लॉन्च किए गए थे उस समय, 2020 की ये बात है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब ये 12 डीटीएच के चैनल्स लॉन्च किए गए थे, ये तो कुछ ही भाषाओं के लिए थे, मेनली हिंदी इंग्लिश। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए तो ये चैनल थे नहीं। कोई बच्चा तमिल है, तमिल में एजुकेशन हासिल करना चाहता है, उसके लिए तो वो डीटीएच चैनल किसी काम का नहीं। तो अब इस इनिशिएटिव को नाम एक्सपेंड कर दिया गया है, 200 चैनल्स अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च किए जाएंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा जो है वो टीवी देखकर भी एजुकेशन हासिल कर सके। अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है तो भी वो टीवी चैनल्स की सहायता से भी एजुकेशन हासिल कर सकें। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम था, इसे 200 टीवी चैनल्स तक एक्सपेंड किया जाएगा। देखो ये जो इनिशिएटिव पहले लॉन्च किया गया था ना, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, ये पीएम विद्या स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। पीएम विद्या
मतलब इनिशिएटिव तो सिंपल है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? पीएम विद्या। पीएम विद्या स्कीम जो है ना, ये भी अच्छी है। आपको पता है सरकार जो है हर चीज के लिए वन वन खेलती है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, समझ रहे हो? तो आज के समय में ना आपको पता है हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं। अब कई सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो तो देखो एनसीईआरटी की बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई सारे राज्यों के जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं ना, उन्होंने अलग से अपनी बुक्स भी लॉन्च करके रखी हैं। और आपको पता है एनआईओएस की बुक्स भी हैं, वो भी आप पढ़ते हो कई बार सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। पहले क्या हुआ करता था, ये सारी जो बुक्स है ना, सारे बुक्स भी और वीडियोस भी वो ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हुआ करते थे। तो सरकार ने सोचा यार हर देश के हर चीज़ के लिए तो हम वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी चीज़ें खेल रहे हैं, तो क्यों ना वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन ये भी हम लॉन्च कर दें। तो सरकार ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया पीएम विद्या स्कीम के अंतर्गत। पीएम विद्या स्कीम के अंतर्गत एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, दीक्षा। दीक्षा आप वेबसाइट पर जाओगे ना, गूगल में डाल के देखिए दीक्षा। यहां पर जाओगे तो आप एनआईओएस की, एनसीईआरटी की, विभिन्न स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स की ना सिर्फ बुक्स बल्कि वीडियो लेक्चर्स या फिर कोर्सेज जो है ना, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया है देश में एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। और एक और प्लेटफॉर्म वैसे लॉन्च किया गया था जिसका नाम है निष्ठा। जो ये निष्ठा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था ना, ये तो टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च किया गया था कि टीचर्स जो हैं वो कोविड-19 की महामारी में आसानी से डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं। तो ये सब लॉन्च किए गए कौन से इनिशिएटिव के अंतर्गत? पीएम विद्या स्कीम के अंतर्गत। और पहले 12 डीटीएच चैनल, अब इनकी संख्या 200 हो जाएगी। कौन से इनिशिएटिव के अंतर्गत? पीएम विद्या स्कीम के अंतर्गत। समझ रहे हो? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? पहले तो हम ये सारा जो लिखा गया है ना, इसे मिटा देते हैं, मिट गया। हाँ, नेक्स्ट प्रोविजन ये है वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी साइंस और मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब देखो कोविड-19 की महामारी के कारण ये लैब्स जो हैं जिसमें हम साइंस और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते थे, ये तो बंद हो गई। लेकिन इस प्रकार की ऑनलाइन लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी। ऑनलाइन लैब्स में जैसे वीडियो गेम नहीं होती, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा टैब, कितना आप यूज़ करना चाहते हो, 10 ml, 20 ml, 5 ml, उस पर आप क्लिक करोगे तो अपने आप इसमें फ्लास्क में 5 ml चला जाएगा। फिर आप दूसरों पे क्लिक करोगे, सोडियम पे क्लिक कर दिया, उसमें भी ऑप्शन पूछा जाएगा कितना मिक्स करना चाहते हो, 10 ml, तो आपस में दोनों मिक्स हो गई गैसेज। इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है ना, उनको परफॉर्म करने के लिए वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी कि फिजिकली अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता है तो ऑनलाइन वर्चुअल लैब की सहायता से एक्सपेरिमेंट कर ले। ये अच्छा कंसेप्ट लगा मुझे, तो मतलब सही लगा। वर्चुअल लैब्स बहुत काम की चीज़ है। और इसी प्रकार से जो वर्चुअल लैब्स है ना, वो इस्टेब्लिश की जाएंगी स्किलिंग के लिए। स्किलिंग मतलब कोई चीज़ सिखानी है, जैसे मोबाइल रिपेयर करने का कोर्स सिखाना है, तो इस प्रकार की कोई गेम सरकार इस्टेब्लिश कर दे, बेसिक से सिखा दे। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है कि हाँ मोबाइल खुलता कैसे है, ये कैपेसिटर है, इसको ऐसे ओपन करना है, ऐसे टांका लगता है। देखो मैं मानता हूँ दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। आप स्किलिंग के लिए लैब इस्टेब्लिश करोगे ना, ये तो वही बात होगी कि आप स्विमिंग को किताबों से सीख रहे हो। स्विमिंग को किताबों से या फिर वीडियोस देख के नहीं सीखी जा सकती। कार आपको सीखनी है तो आप वीडियोस देख के कार नहीं चलाना सीख सकते। जब तक आप खुद नहीं चलाओगे, कार इन हैंड एक्सपीरियंस आप नहीं लोगे, तो तब तक आप कार नहीं सीख सकोगे। उसी प्रकार से मोबाइल रिपेयर करने का जो कोर्स है वो सिर्फ इस प्रकार की वर्चुअल लैब से आप नहीं कर सकते। लेकिन वो वाली बात है ना, एक इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए तो ठीक है। कार अगर आपको सीखना है, शुरू में कुछ वीडियोस देख लो तो बेसिक जानकारी तो आपको मिल जाएगी ना। उसके बाद आप फिजिकली एक्सपीरियंस लोगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी। तो वर्चुअल लैब्स का जो कंसेप्ट है ना, ये अच्छा है। रिप्लेस नहीं कर सकता फिजिकल लैब्स को, बात सही है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट अच्छा है। तो आंकड़ा भी है 750, तो ये वर्चुअल लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, और 75 ई लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी स्किलिंग के लिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल करने के लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट इनिशिएटिव ये है, एजुकेशन सेक्टर में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी।
ये देखो काफ़ी अहम इनिशिएटिव है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इस पर एक एडिटोरियल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के पक्ष में कौन से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले इनएफिशिएंसी ऑफ द करंट मॉडल ऑफ लर्निंग। आज के समय में जो मॉडल है ना लर्निंग का, वो देखो उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। आज के समय में देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे 18 साल के बाद हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना पड़ता है परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। अब वो जाना चाहते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी दूर है, टाइमिंग मैच नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी ना, बहुत बढ़िया नहीं है? आपको नहीं लगता कि हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एजुकेशन हासिल कर सकेंगे? और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहती हैं कोर्सेज को लेके। आपको ये कोर्स करना है, या तो कॉमर्स लेनी है या मैथ लेना है। क्यों? क्योंकि उनकी लिमिटेशंस हैं। हर एक बच्चे के